हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बनता है। उसमें दो न्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसलिए उसको डबल हेलिक्स भी बोला जाता है। वो डबल हेलिक्स फॉर्म करता है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो मिलके एक डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, एक जो चेन होती है उसका नाइट्रोजनस बेस और दूसरी जो चेन होती है उसका नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है, जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनका जो ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। इनका जो ऑर्डर है नाइट्रोजनस बेसिस का, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार से एक जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसकी क्या क्या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से जो ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, ठीक है। मतलब जो सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है और बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सारी डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। जब किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च करनी है तो सबसे मेन कंपोनेंट डीएनए ही होता है। डीएनए की सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डीएनए के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। सो रिसर्चर्स के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डीएनए को किस तरह से सीक्वेंस किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्वेंसिंग के लिए टेक्निक्स डेवलप करना स्टार्ट किया, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग है ये इवॉल्व हुई। पहले फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग आई, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन। इस प्रकार से इसमें प्रोग्रेस हुई। मतलब इस प्रकार से जो इसमें एडवांसमेंट हुए। जो फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग है उसमें क्या था, जो वॉटसन एंड क्रिक 3D मॉडल है डीएनए का 1953 में जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया मतलब इस डीएनए सीक्वेंसिंग को रीड करने में, ठीक है। उसमें क्या था कि जो ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है, ठीक है, ये हमें डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और एनकोडिंग प्रोटीन्स जो होती है न्यूक्लिक एसिड में उसके बारे में भी ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है, ठीक है। सो आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें जो सीक्वेंस होती है उसको रीड करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। उसके रीड सीक्वेंस को रीड करने के लिए कुछ टाइम तक जो है वो प्रयास करते रहे रिसर्चर्स, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो है डीएनए सीक्वेंसिंग करना इजी नहीं है क्योंकि जो ये डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ये कुछ यूनिट्स को मिलाकर बनता है। आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन एंड थाइमिन, ठीक है। ये 4 जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे होकर इस प्रकार से पूरा जो एक डीएनए वो बनता है, ठीक है। सो ये जो सिक्वेंसेस हैं ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है ये बार बार रिपीट होती रहती हैं, इसलिए जो कुछ फ्यूअर यूनिट्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ ये सिमिलर ही दिखते हैं। जो फ्रैगमेंट है डीएनए के वो सेम दिखते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था इसमें। उन्होंने क्या किया, इनिशियल इफर्ट उन्होंने कहाँ पे लगाए, आरएनए स्पीसीज के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले आरएनए स्पीसीज को रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि जो आरएनए की स्पीसीज थी वो इजीली अवेलेबल थी। और जैसे कि माइक्रोबियल आरआरएनए है, टीआरएनए है और उसका जीनोम्स है जिसने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बैक्टीरियोफेजिस का उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की। क्योंकि जो ये आरएनए स्पीसीज हैं जो ये बैक्टीरिया स्पीसीज है इसमें जो आरएनए होता है वो जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जिस प्रकार से यूकेरियोट्स में होता है, ठीक है। जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, इसके लिए एंजाइम्स जो इसको कट कर सकते थे स्पेसिफिक एंड्स के ऊपर वो भी नोन थे, क्योंकि आरएनए एंजाइम की खोज हो चुकी थी तो ये वो भी नोन थे उनके लिए। और जो ये एंजाइम थे ये इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। और इसलिए जो ये आरएनए की सीक्वेंसिंग है वो सबसे पहले शुरू हुई। जो जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी सीक्वेंसिंग आरएनए से स्टार्ट हुई, ठीक है।
इस प्रकार से पहले फर्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग आई, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, और इस प्रकार से डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक्स जो है वो एडवांसमेंट उनकी इंक्रीज होती गई। ठीक है। सो जो डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक है ये क्या होती है? डीएनए सिक्वेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं डीएनए में उसकी सीक्वेंस जो है वो किस तरह से है, पहले ए आ रहा है कि जी आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस के बाद दूसरा आएगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो कौन पहले है कौन बाद में है, मतलब किस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो अरेंज है, उसकी जो स्टडी है, मतलब उसकी उसको जो डिटरमाइन करने का जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक। ठीक है। सो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल लेवल है नॉलेज का। मतलब हमें अगर जीन की नॉलेज चाहिए या फिर जीनोम की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो कि ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, मतलब एक जेनेटिक मार्कर की तरह काम करता है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के बिल्डअप होने के लिए। मतलब एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रो करेगा, किस तरह से डिवाइड करेगा और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करेगा, जो भी सारे प्रोसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए जो डीएनए है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। सो ये थी डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक। अब हम बात करते हैं कि डीएनए सिक्वेंसिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। डीएनए सिक्वेंसिंग क्या है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर ऑफ बेसिस इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजनस बेसिस के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का उसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है। आपको पता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या होते हैं? शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और जो एक स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो क्या करते हैं? वो पेयर होती हैं दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। इस प्रकार से वो बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं एक दूसरे के बेसिस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जो ये बॉन्डिंग होती है इनके बीच में ये कंप्लीमेंट्री बेसिस के बीच में ही फॉर्म होती है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो पिरिमिडिन के साथ ही पेयर अप होते हैं। ठीक है। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए में 4 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, साइटोसिन, थाइमाइन, एडेनाइन और गुआनिन। ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो दूसरे स्ट्रैंड के बेस के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जो एडेनाइन होता है वो थाइमाइन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और वो बेस पेयर्स बनाते हैं। ठीक है। और इन बेस पेयर्स को मिलाकर डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिक्वेंसिंग क्यों करते हैं डीएनए की। वाई डू वी सिक्वेंस डीएनए? जो डीएनए सिक्वेंसिंग है इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब हम क्यों करते हैं डीएनए सिक्वेंसिंग? ठीक है। डीएनए सिक्वेंसिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है जो हेल्पफुल होती है बहुत से स्टडी के लिए। ठीक है। आपको पता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी डीएनए के पास होती है। अगर डीएनए की सीक्वेंस हमने रीड कर ली, हमने उसको स्टडी कर लिया, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो एक ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप होने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। Sequence of DNA can reveal lots of genetic information helping identify the genes that code for proteins। मतलब जो जीन्स कोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए हमें उसकी स्टडी करने में हेल्प होगा। और कुछ रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं जीन्स को कि कब उन्हें टर्न ऑन होना है और कब उन्हें ऑफ होना है। ठीक है। तो उनके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। और म्यूटेशंस, सबसे मेन जो है म्यूटेशंस, जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसमें से कुछ जो है एक आध बेस जो है वो वहाँ से मिसमैच हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो गलत जगह पे ऐड हो जाते हैं, या फिर कुछ जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डबल हो जाते हैं। मतलब बहुत से रीज़न होते हैं म्यूटेशंस के। जो म्यूटेशंस होती हैं ये क्या करती है? ये डिजीज़ कॉज करती है। इसलिए जो म्यूटेशन की स्टडी है वो भी हम डीएनए सिक्वेंसिंग को रीड करके कर सकती हैं। जो डीएनए की सिक्वेंसिंग है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी के लिए। मतलब रिसर्च में या फिर जितनी भी बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें जो डीएनए सिक्वेंसिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो डीएनए सिक्वेंसिंग है इसके क्या क्या मेथड्स हैं? डीएनए सिक्वेंसिंग जो है ये बहुत टाइम पहले से
स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये 1970s में स्टार्ट हो गई थी। पर जो मेजर जो माइलस्टोन है, मतलब सबसे बड़ी जो इसने अचीवमेंट हासिल की, वो कब की थी? जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टडी की थी। सो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और ये कंप्लीट हुआ जाके 2003 में। इतना लंबा समय लगा एक ह्यूमन जीनोम को सिक्वेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन जीनोम है उसकी कंप्लीट सिक्वेंसिंग जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। सो डीएनए सिक्वेंसिंग की सबसे मेजर अचीवमेंट जो थी, मेजर माइलस्टोन जो है, वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसकी जो सिक्वेंसिंग हुई, उसमें जो मेथड यूज़ हुआ उसका नाम है सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करके इस कंप्लीट जो ह्यूमन जीनोम है उसकी सिक्वेंसिंग की गई। सो जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका एम क्या था? इसका एम था कि मैप करना एंटायर ह्यूमन जीनोम को, मतलब जो पूरा ह्यूमन जीनोम है उसकी कंप्लीट सिक्वेंसिंग करना। और इसमें इनको सक्सेस भी हासिल हुई। इस सक्सेस से क्या हुआ? हमें एडवांस नॉलेज हुई, मतलब एडवांस अंडरस्टैंडिंग हुई ह्यूमन बायोलॉजी की और जेनेटिक्स की, ठीक है। इसलिए कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग जो है वो मेजर रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है। बट क्या हुआ, जब ये कंप्लीट जो है ह्यूमन जीनोम जो है ये सिक्वेंस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है कि जो भी नई टेक्निक्स आती है मार्केट में, तो क्या होता है कि हर एक सोचता है कि इसमें कुछ और एडवांस किया जाए, मतलब उससे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो लोग सोचते हैं कि इससे थोड़ा और एडवांस टेक्निक होती तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। तो इसी प्रकार जो डीएनए सिक्वेंसिंग है, ये जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सिक्वेंसिंग हुई, इसमें जब ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग हुई तो उसके बाद क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई फास्टर, मोर एफिशिएंट और मोर कॉस्ट इफेक्टिव सिक्वेंसिंग मेथड्स की, ठीक है। मतलब ऐसे मेथड की जरूरत बढ़ गई, इस डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि जो सेंगर सिक्वेंसिंग से जल्दी फास्ट काम करे और इससे मोर इफिशिएंट वे में काम करे और कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब इससे सस्ता हो। तो इस प्रकार जो है उसकी जो है डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। सो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है नई टेक्निक आई जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग टेक्निक्स। ये फर्स्ट जनरेशन थी जो ये सेंगर सिक्वेंसिंग टेक्निक थी। इसके बाद जो है और एडवांस फॉर्म की टेक्निक्स आई। जो ये नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग टेक्निक्स थी, इसने क्या किया? जो ये सिक्वेंसिंग मेथड था, सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड था, इसको आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब इसको पीछे कर दिया और नए जो मेथड है वो डेवलप कर दिए कि, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग है, मतलब जो सेकंड जनरेशन है, उसमें क्या हुआ? जो ये सेंगर सिक्वेंसिंग है, इससे कम कॉस्ट वाली जो है सिक्वेंसिंग टेक्निक्स आ गई, ठीक है। सो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई हो और फास्टर भी हो गई और मोर इफिशिएंट हो गई देन द सेंगर सिक्वेंसिंग टेक्निक, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थी कि $2.7 बिलियन से फ्यू $100 तक जो है इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये जनरल पब्लिक के लिए भी एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल है उसको उसकी जो कोई भी उसमें जो डिजीज़ है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसको स्टडी करने के लिए और उसके बेस पे उसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एडवाइस करने के लिए ये टेक्निक्स जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए ये यूज़फुल थी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की सिंथेसिस में और जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये कॉस्ट इफेक्टिव जो है टेक्निक्स की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो बहुत से मेथड्स हैं डीएनए सिक्वेंसिंग के, किस प्रकार से वो अराइज हुए मार्केट में। जो ये डीएनए सिक्वेंसिंग मेथड है ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन डीएनए सिक्वेंसिंग मेथड्स और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मतलब जिस प्रकार से टाइम बीतता जाएगा नई नई सिक्वेंसिंग टेक्निक्स आएगी और जो है पीछे वाले मेथड्स जो हैं वो पुराने होते रहेंगे, मतलब उन पे और एडवांस टेक्निक की डेवलपमेंट होगी, जिससे जो है ये डीएनए सिक्वेंसिंग जो टेक्निक है ये बहुत और भी इजी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आई फर्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो सिक्वेंसिंग है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड था वो है सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। सेंगर सिक्वेंसिंग से ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो है डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक चाहिए और जो इससे फास्टर हो और इससे ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। सो क्या हुआ? उसके बाद नई टेक्निक्स की डेवलपमेंट हुई जो आती है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग में।
और जो ये नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आती है सेकंड जनरेशन सिक्वेंसिंग और थर्ड जनरेशन सिक्वेंसिंग। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आई फर्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट जो मेजर ब्रेक थ्रू है डीएनए सिक्वेंसिंग में, वो अचीव हुआ 1977 में, ठीक है, जब दो मेथड डेवलप हुए, मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग और सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये टेक्निक्स आई। इसमें से जो सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड है, ये ज़्यादा एक्यूरेट था, रोबस्ट था और इजी टू यूज़, मतलब इसको यूज़ करना बहुत इजी था। और जो ये सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड है, इसका दूसरा नाम है चेन टर्मिनेशन मेथड, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले मेथड की, जिसका नाम है मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग, ठीक है। सो मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग का जो मेथड है डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है, वो किस तरह से काम करता है, किस प्रकार से इसको परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार से हम डीएनए की सिक्वेंसिंग कर सकते हैं। सो जो ये मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड है, इसको डेवलप किया था एलन मैक्सम और वर्ल्टर गिलबर्ट ने 1976 से लेकर 1977 तक, मतलब 1976 में इसकी शुरुआत की और 1977 में जाकर ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसलिए ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड को है डेवलप किया था, और इन्हीं के नाम के बेस पे इस मेथड का नाम रखा गया है मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियो बेसिस होते हैं, उनको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। और इनको केमिकली मॉडिफाई करने के बाद क्या होता है जी, कि जहाँ पे जो वो केमिकल मॉडिफाइड बेस जो ऐड होता है, वहाँ पे जाके जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये जो मेथड है, ये क्या है, ये बेस्ड होता है न्यूक्लियो बेस्ड स्पेसिफिक पार्शियल केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए के ऊपर, ठीक है। मतलब जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, या जिनको हम न्यूक्लियो बेस बोलते हैं, न्यूक्लियो बेसिस को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर बेस के लिए, और वो उसी पॉइंट पे जाकर क्लीवेज कर देते हैं, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं केमिकली मॉडिफाइड न्यूक्लियो बेसिस, ठीक है। सो जो ये मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड है, ये क्या है, ये फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड या मतलब फर्स्ट वाइडली अडेप्टेड मेथड है डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए, और ये फर्स्ट जनरेशन डीएनए सिक्वेंसिंग मेथड के अंदर आता है, ठीक है। सो इसका प्रोसीजर क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग में क्या होता है, इसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव लेबलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ठीक है, उसका जो 5' एंड होता है, वहाँ पे उसको रेडियो लेबल किया जाता है, मतलब उसको रेडियो एक्टिव लेबल किया जाता है, और उसके बाद जो है उसमें जो उसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडियो एक्टिव जो लेबल किया जाता है, इसको काइनेज रिएक्शन से किया जाता है, जिसमें फॉस्फेट जो है 32 फॉस्फेट जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो फॉस्फेट है उसको रेडियो लेबल किया जाता है, और इसलिए जो 5' एंड या डीएनए का फ्रेगमेंट का उसको रेडियो लेबल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें अलग अलग जगह पे ब्रेक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो केमिकल हम यूज़ करेंगे इसमें, वो स्पेसिफिक होगा एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के लिए, और वो उसी बेस के ऊपर जाके अटैक करेगा और वहीं पे वो ब्रेक फॉर्म करेगा, ठीक है। सो जो ये केमिकल ट्रीटमेंट है, मतलब जो ये मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड है, जिसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं, इसमें 4 टाइप के जो केमिकल है वो यूज़ होते हैं, और ये 4 स्टेप्स में होता है, ठीक है। जैसे कि जी रिएक्शन, मतलब इसमें 4 रिएक्शंस होते हैं, जी रिएक्शन, A+G रिएक्शन, C+D रिएक्शन और C रिएक्शन। सो इसमें पहला है जी रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इसी ऑर्डर में नहीं होते, मतलब ये 4 टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल ऐड किए जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के ऊपर काम कर सके, ठीक है। जी रिएक्शन में क्या होता है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाईमिथाइल सल्फेट ऐड किया जाता है। वो क्या करता है, वो ग्वानिन को मिथाइलेट कर देता है, मतलब उसके ऊपर वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, जिस प्रकार से मतलब वहाँ पे एक टाइप का ये मार्कर लगा देता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो लास्ट ट्रीटमेंट देंगे वहाँ से वो ब्रेक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है A+G रिएक्शन, ठीक है। A+G रिएक्शन में क्या होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड ऐड किया जाता है। मतलब अगर हमने A+G रिएक्शन करवाना है तो उस वाले टेस्ट ट्यूब में हम फॉर्मिक एसिड ऐड करेंगे। वो फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, वो प्यूरिन्स को डीप्यूरिनेट कर देगा, ठीक है। मतलब एडेनिन और जो ग्वानिन है उसको वो डीप्यूरिनेट कर देगा। मतलब वहाँ पे भी मार्कर लग गया। अब जो लास्ट में रिएक्शन होगा तो वहाँ पे ए की जगह या फिर जी की जगह जो है ब्रेक फॉर्म होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है वो है C+T रिएक्शन। C+T रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन केमिकल होता है, उसको ऐड किया जाता है। वो क्या करता है, वो हाइड्रोलाइज कर देता है पेरिमिडीन्स को, मतलब साइटोसिन और थाइमिन को वो हाइड्रोलाइज कर देता है। और इस वजह से उस पॉइंट पे ब्रेक फॉर्म होती है जहाँ पे साइटोसिन और थाइमाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सी रिएक्शन। सी रिएक्शन हमने अगर परफॉर्म करना है तो उस वाले टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन के साथ साथ सॉल्ट ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर उसमें ऐड कर दिया। अब ये जब हाइड्रोजन के साथ सॉल्ट ऐड हो जाएगा तो ये टी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। मतलब पीछे वाले जो रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि C+T जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन अकेला यूज़ किया जाता है, वो दोनों पे काम करता है। लेकिन जब इसके साथ सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये सॉल्ट जो है ये टी के ऊपर काम नहीं करेगा, ये ओनली सी के ऊपर वर्क करेगा। अब क्या होता है कि ये चारों जो रिएक्शंस है ये 4 टेस्ट ट्यूब में, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म हो गए। मतलब हमने वो सारे केमिकल ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, हम लास्ट में जो मॉडिफाइड डीएनएज है, मतलब जो अलग अलग जगह पे जो केमिकल ऐड किए थे हमने, वो अटैच हुए, उन्होंने जो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर जो काम किया, अब वो जो बेसिस जो मॉडिफाई हुए हैं उनको तोड़ता है पाइपरडीन, ठीक है। जो हॉट पाइपरडीन है उसको हम ऐड करेंगे इन चारों टेस्ट ट्यूब में। और वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे जो बेसिस ये मॉडिफाइड हुए हैं वहाँ पे वो ब्रेक फॉर्म कर देगा। मतलब वहाँ से वो डीएनए का स्टैंड है उसको तोड़ देगा, ठीक है। बट जो ये हॉट पाइपरडीन हम यूज़ करेंगे इसका हम बहुत कम अमाउंट यूज़ करेंगे। इसकी जो कंसनट्रेशन होगी उसको हम बहुत लो रखेंगे, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर जो मॉडिफाइड बेसिस है वहीं पे जाके ब्रेक फॉर्म कर सके। अब जो हॉट पाइपरडीन जो रिएक्शन हमने करवाया, केमिकल जो हमने ऐड किया, उससे क्या होगा, उससे सीरीज ऑफ लेबल्ड फ्रैगमेंट्स इज जनरेटेड। मतलब उससे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स की जनरेशन होगी, कोई छोटे कोई बड़े, अलग अलग साइज के, ठीक है। उसके बाद उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, ठीक है। मतलब जो ये चारों रिएक्शन ट्यूब्स हैं इनको इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल के अंदर ऐड करेंगे। मतलब उसमें 4 वेल्स फॉर्म करेंगे। उन चारों वेल्स में अलग अलग टेस्ट ट्यूब का जो मिक्सचर है उसको ऐड करेंगे और उसको रन करवाएंगे पॉली एक्राइलेमाइड जेल के ऊपर, और वो अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस रिजल्ट को देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे। फिर ऑटो रेडियोग्राफी में ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड है वो कहाँ पे है, और उस ऑटो रेडियोग्राफ को देखकर हम डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। हम जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग जो मेथड है, ये इस तरह से काम करता है। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया, इसमें हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाया, क्योंकि हमने 4 केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं तो उनके लिए हमें इनफ अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए होगा, ठीक है। सो हमने इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाया, इसका बहुत सारे कॉपीज़ बना ली। उसके बाद इनको डी नेचुरेशन करवाया, मतलब ये जो स्ट्रैंड है डीएनए के इनको अलग अलग करवाया, डी नेचर करवाया। उसके बाद 4 टेस्ट ट्यूब्स ली। उन चारों टेस्ट ट्यूब में मतलब थोड़ा थोड़ा, ये सेम सैंपल है, इसको थोड़ा थोड़ा करके सब में ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो एक टेस्ट ट्यूब थी उसमें जिसमें जी रिएक्शन होगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है। हम जी रिएक्शन करवाने के लिए डाइमिथाइल सल्फेट ऐड करेंगे। और जो एक टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक में हम फॉर्मिक एसिड ऐड करेंगे और एक में हम हाइड्रोजन के साथ साथ सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये 4 जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म होंगे। और इन चारों के बाद हम लास्ट में एक केमिकल ऐड करेंगे जिसका नाम है हॉट पाइपरडीन। ये जो हॉट पाइपरडीन है, ये जो रिएक्शन इसमें होगा, जहाँ जहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो मॉडिफाई हुए हैं वहाँ पर जाके ये ब्रेक फॉर्म कर देगा, ठीक है। सो इस प्रकार से होता है ये मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीक्वेंस है डीएनए की, ठीक है। इस डीएनए के सीक्वेंस को हमने क्या करना है, रीड करना है, मतलब इसकी सीक्वेंसिंग करनी है इस फ्रैगमेंट की। इसका ये 5' एंड है और इसका ये 3' एंड है, ठीक है। 5' एंड जो होगा उस पर हम इसको रेडियो एक्टिव लेबल करेंगे, वहाँ पे हम
जो रेडियो एक्टिव जो फॉस्फेट उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये स्ट्रैंड है, ठीक है, इसकी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको पीसीआर करेंगे, पीसीआर में मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना हमें डीएनए चाहिए होगा रिएक्शंस करवाने के लिए, इन चारों रिएक्शन को करवाने के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम उस डीएनए को ऐड करेंगे 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो पर्टिकुलर एक नाइट्रोजनस बेस होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक केमिकल यूज़ करेंगे। जैसे A+G के लिए अलग केमिकल यूज़ होगा, और G के लिए अलग केमिकल यूज़ होगा, और अकेले C के लिए अलग केमिकल यूज़ होगा, और C+D के लिए अलग केमिकल यूज़ होगा। इस प्रकार से वो इन नाइट्रोजनस बेसिस को मॉडिफाई करते हैं, और उसके बाद उसको लास्ट में हॉट पाइपरडीन से ट्रीट किया जाता है, और वहाँ जहाँ जहाँ पे मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट है, मतलब जहाँ जहाँ पे बेसिस की मॉडिफिकेशन हुई है वहाँ पर जाकर वो ब्रेक फॉर्म कर देगा। अब A+G रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, इसमें जब हम केमिकल यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस डीएनए स्ट्रैंड में कहाँ पे ब्रेक फॉर्म करेगा। अगर वो पहले वो A पे ब्रेक फॉर्म करेगा तो वो यहाँ पे करेगा, ठीक है, और दूसरा वो ब्रेक फॉर्म करेगा वो यहाँ पे करेगा। इसलिए इसमें जो है वो 2 डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसलिए जो ये 2 डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा, पहला होएगा GCT और दूसरा होएगा GCTACTG, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो गए। और अगर ये G के ऊपर काम करता है तो क्या होगा, एक G यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो ब्रेक फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कोई सेगमेंट नहीं है, और दूसरा जो G है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ब्रेक फॉर्म होगा, और इसमें जो सेगमेंट फॉर्म होगा GCTAC, ठीक है। और दूसरा जो जी इसमें प्रेजेंट नहीं है यहाँ की, तो इसमें एक सिंगल जो है वो सेगमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर ए के ऊपर काम करेगा तो 2 सेगमेंट फॉर्म होंगे, अगर जी के ऊपर काम करेगा तो एक सेगमेंट फॉर्म होगा। इसलिए जो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने ये परफॉर्म किया इसमें 3 सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी। इसी प्रकार जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम जी रिएक्शन करवाएंगे। जी रिएक्शन में क्या करेंगे, मतलब ऐसा केमिकल ऐड करेंगे जो जी के ऊपर ही काम करेगा। अगर वो जी के ऊपर काम करेगा तो पहला जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके ऊपर तो कोई काम नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कोई सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक जी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी एक सिंगल जो है सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे वो करवाएंगे सी रिएक्शन। सी रिएक्शन में हम ऐसा केमिकल ऐड करेंगे जो बाकी के नाइट्रोजन स्पेसिस के ऊपर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ सी के ऊपर ही वर्क करेगा और यहीं पे जाके मॉडिफाई करेगा इसको, ठीक है। अगर सी के ऊपर काम करेगा तो क्या होगा, एक ब्रेक यहाँ पे डेवलप होगा तो इसमें जो सीक्वेंस आएगी वो अकेला जी आएगा, ठीक है। और एक ब्रेक यहाँ पे डेवलप होगा तो इसमें जो सीक्वेंस आएगी वो आएगी GCTA, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 2 स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, मतलब 2 सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी। और जो फोर्थ जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हम C+T रिएक्शन करवाएंगे उसमें भी इसी प्रकार से ब्रेक फॉर्म होंगे। अब C+T करवाना है, अगर तो C के ऊपर ब्रेक फॉर्म करना है तो पहला C यहाँ पे है, एक G बन गया, और दूसरा जो C है वो यहाँ पे है, मतलब इसमें 2 सेगमेंट की फॉर्मेशन हो गई। अगर T के ऊपर काम करना है तो क्या होगा, एक T यहाँ पे है, एक स्ट्रैंड बन गया, एक सेगमेंट फॉर्म हो गया, दूसरा T यहाँ पे है और ये दूसरा सेगमेंट फॉर्म हो गया। इस प्रकार इसमें भी 2 सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी अगर T के ऊपर काम करेगा। टोटल मिलाकर इसमें 4 सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी। अब हमने अलग अलग केमिकल रिएक्शन करवा दिए। अब हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए वो कुछ इस तरह से है। जो A+G रिएक्शन करवाया उसमें 3 सेगमेंट फॉर्म हुए, ठीक है, GCT, GCTAC और GCTACGT, ठीक है, ये 3 सेगमेंट फॉर्म हुए। और दूसरा जो जी रिएक्शन करवाया उसमें 1 सेगमेंट फॉर्म हुआ, और जो सी रिएक्शन करवाया उसमें 2 सेगमेंट फॉर्म हुए, और जो C+T रिएक्शन करवाया उसमें 4 सेगमेंट की फॉर्मेशन हुई। अब हमारे पास ये अलग अलग जो है वो फ्रैगमेंट फॉर्म हो गए। अब हम इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के ऊपर रन करवाएंगे ताकि ये अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब जो ये डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर इस तरह से रन करेंगे, और अलग अलग जहाँ तक ये चलेंगे वहाँ पर जाकर ये अपना बैंड फॉर्म कर लेंगे। मतलब जो लार्जर फ्रैगमेंट होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे फ्रैगमेंट होंगे वो आगे निकल जाएंगे और वो अपनी बैंड फॉर्मेशन कर लेंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब हमने पहली टेस्ट ट्यूब ली
उसको यहाँ पे, उसके अंदर जो मटेरियल है उसको यहाँ पे डाल दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब का यहाँ पे, तीसरी का यहाँ पे, और चौथी का यहाँ पे। इस प्रकार अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ से अलग अलग सैंपल हमने लोड कर दिए इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के अंदर। ठीक है, अब जो है उसको हमने रन करवाना है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है सप्लाई किया और वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करके। ठीक है, A+G रिएक्शन में जो सबसे लंबा फ्रेगमेंट था वो 7 पे रुक गया। ठीक है, और उससे जो छोटा था वो 5 पे रुक गया, और उससे छोटा वो 3 पर आकर रुक गया। ठीक है, और इसी प्रकार जो G रिएक्शन हमने परफॉर्म करवाया, वो वाले टेस्ट ट्यूब का जो मटेरियल ऐड किया उसमें जो रन हुआ उसमें सिर्फ एक सिंगल फ्रैगमेंट फॉर्म हुआ था, वो यहाँ से गया और 5 पर आकर रुक गया। ठीक है, और इसी प्रकार जो C रिएक्शन करवाया उसमें 2 सेगमेंट फॉर्म हुए थे, उसमें एक जो सेगमेंट है वो 4 पे आकर रुक गया, और जो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो 1 पर आकर रुक गया। ठीक है, इसी प्रकार C+T रिएक्शन करवाया, उसमें जो सबसे लंबा सेगमेंट था वो 6 पर आकर रुक गया, और जो उससे छोटा था वो 4 पर आकर रुक गया, और उससे छोटा था वो 2 पर आकर रुक गया, और सबसे छोटा जो है वो 1 पर आकर रुक गया। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के अंदर ये सेगमेंट जो है ये साइज के अकॉर्डिंग एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। अब हम किस तरह से डीएनए की सीक्वेंस जो है उसको रीड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली सीक्वेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन बेस जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो जो ये A+G जो रिएक्शन है इसमें जो सबसे लंबा जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ तक मूव हुआ, वो यहाँ पर आकर रुक गया। अब जो ये जो सीक्वेंस है ये A+G में प्रेजेंट है, बट ये G में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम श्योर है कि इसमें A प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें A है। ठीक है, इससे अगला जो स्टैंड है वो है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन से टेस्ट ट्यूब का है, वो C+T टेस्ट ट्यूब का है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये C वाले में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें श्योर है कि इसमें C नहीं है, इसमें ओनली T है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे T। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे किसकी है, A+G की और G की। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली जो सीक्वेंस है A+G जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसमें श्योर है कि इसमें A नहीं है, इसमें ओनली G है, क्योंकि ये ओनली G में प्रेजेंट है और A+G में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे G। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो 4th नंबर पे प्रेजेंट है, वो किस किस की है, वो C टेस्ट ट्यूब की है और C+T टेस्ट ट्यूब की है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो ये वाली सीक्वेंस है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये C वाले में भी प्रेजेंट है, तो हम इसमें श्योर है कि यहाँ पे आएगा C, क्योंकि यहाँ पे T नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे C। ठीक है, और नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो 3 नंबर पे प्रेजेंट है, वो है A+G रिएक्शन की। ठीक है, अब जो ये सीक्वेंस है ये ओनली यहीं पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसमें G होता तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होती, इसलिए हम श्योर है कि इसमें ओनली A है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे, वो 2nd नंबर पे प्रेजेंट है, वो है C+T वाली टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये C में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें C नहीं है, अगर इसमें C होता तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होनी थी, तो हम इसमें श्योर है कि इसमें ओनली T है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे T। ठीक है, और जो लास्ट वाली जो सीक्वेंस है जो 1st नंबर पे है वो C वाली टेस्ट ट्यूब की है और C+T वाली टेस्ट ट्यूब की है। ठीक है, तो इसमें ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो हम इसमें श्योर है कि इसमें C है, तभी ये C वाली जगह पे प्रेजेंट है, तो इसमें हम लिखेंगे C, क्योंकि इसमें T प्रेजेंट नहीं है, अगर इसमें T होता तो ये यहाँ पे नहीं होनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीएनए का जो सेगमेंट है उसको हम सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से जो ये कंप्लीट जो स्टैंड था उसकी सीक्वेंसिंग हमने कर ली। ठीक है, बट जो इसमें जो फर्स्ट जो नाइट्रोजन स्पेस होता है उसका पता नहीं चलता है। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक है, मतलब इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें फर्स्ट वाला जो नाइट्रोजन स्पेस होता है उसका पता नहीं लगा सकते हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे G था, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सो जो ये डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है इसके कौन कौन से के फीचर्स हैं। पहला है बेस स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ डीएनए, ये एक पर्टिकुलर बेस के ऊपर ही काम करता है, इसमें जो केमिकल ऐड होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि 4 डिफरेंट केमिकल्स 1 फॉर ईच बेस,
मतलब इसमें अलग अलग 4 केमिकल्स यूज़ होते हैं जो अलग अलग बेसिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, इसमें जो है डीएनए फ्रेगमेंट जो फॉर्म होते हैं वो अलग अलग साइज के फॉर्म होते हैं, जिसके बेस पे हम डीएनए की सिक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट जो फॉर्म होते हैं उसमें 500 तक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, मतलब इतना लंबा एक फ्रेगमेंट हो सकता है मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मेथड। सो अब हम बात करते हैं कि मैक्सम गिलबर्ट जो सिक्वेंसिंग का मेथड है इसके कौन कौन सी एडवांटेजेस है। इसकी एडवांटेजेस है कि इसमें जो प्योरीफाइड डीएनए होता है उसको हम डायरेक्टली रीड करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें होमोपॉलीमेरिक डीएनए सीक्वेंस होती है उसको भी इसी तरह से एफिशिएंटली सीक्वेंस किया जाता है जिस प्रकार से हेटेरोजेनस डीएनए सीक्वेंसेस को, ठीक है। और इस मेथड को यूज़ करके हम डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब जो डीएनए फुटप्रिंटिंग होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को और एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को, जो डीएनए के अंदर जो एपीजेनिक मॉडिफिकेशंस है या फिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। बाकी इस मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसमें है पहला है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ हजार्डस केमिकल्स, ठीक है, मतलब खतरनाक केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और दूसरा है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करना पड़ता है, इस रिएक्शन को हम एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्स है। पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम केमिकल ऐड करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे, फिर उनको स्टडी करेंगे अलग अलग, ठीक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और तीसरा है कि डिफ़िकल्ट टू स्केल अप, कैन नॉट यूज टू एनालाइज मोर देन 500 बेस पेयर्स, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा बेस पेयर्स को हम इसमें एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये इसको स्केल अप करना डिफ़िकल्ट है, मतलब इसको ज़्यादा नंबर ऑफ अगर नाइट्रोजन स्पेसिस को हमने स्टडी करना हो तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू मेक मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग बेस्ड डीएनए किट्स, ठीक है, जिस प्रकार हम सैंगर सिक्वेंसिंग जो किट्स है वो बना सकते हैं, वो वाली किट्स जो है उस तरह से मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग जो होती है उसमें वो किट हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होता है, इसलिए ये सिंगल किट के अंदर ये सारा प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। सो आज हमने बात किया कि मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग का मेथड है वो किस तरह से काम करता है, किस प्रकार से 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 4 अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और उसके बाद हम उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और उसके ऊपर रन करवाते हैं उन अलग अलग साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और उसके बाद उसकी सिक्वेंसिंग करते हैं और फिर उसको रीड करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो ऑटो रेडियोग्राफ फॉर्म करती है, और उस ऑटो रेडियोग्राफ में हम जो डीएनए के जो बैंड्स फॉर्म हुए हैं, मतलब जो डार्क बैंड्स फॉर्म हुए हैं, उन बैंड की पोजीशन के बेस पे हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं। और इसकी कुछ के फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।